हेलो माय पूगीज, की हालचाल कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज हम अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पे पढ़ने वाले हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर। बोले तो ये चैप्टर नंबर 11 एंड ये चैप्टर नंबर 12 है आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक में। और इन दोनों चैप्टर से मिला के टोटल बच्चों 15 नंबर का पूछा जाता है। तो देखो यार, अच्छा खासा वेटेज ये कैरी करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखनी है ये वीडियो, पूरी एंड तक देखनी है। एंड बच्चों, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है वो काफी लेंथी चैप्टर है। इनफैक्ट सबसे लेंथी चैप्टर आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक में यही है। तो इस चैप्टर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देर के अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और हम शुरू करते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन से। तो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर का ही होगा, बिकॉज पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2017 में आ चुका है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ वो या तो पीवाईक्यूज होंगे, या तो पिछले साल आ चुके होंगे, या तो वो सैंपल पेपर में आए हुए होंगे। ठीक है, तो 90 से 95% क्वेश्चंस मैं आपको वही करवाने वाली हूँ। इज इट क्लियर बच्चों? तो बहुत ध्यान से देखना, आपके लिए ये जो सीरीज है काफी फायदेमंद है। एंड अगर कुछ कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आता है तो बेशक वन शॉट भी आपके लिए डले हुए हैं। आप वन शॉट से जाके पहले इस चैप्टर को समझ सकते हो। कुछ अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है तो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर आके आप इस सीरीज को देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा। ठीक है जी, चलिए तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टाइमलाइन वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अ रेनाउंड कंपनी मार्केटिंग मेकिंग मार्केटिंग वॉचेस। ठीक है, इट परफॉर्म्स ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड सेलिंग. The company maintains good customer relations through follow-up activities. This helps the company procuring repeat sales order. तो टाइमलाइन एक कंपनी है जो क्या बनाती है, जो घड़ियों को बनाती है, वॉचेस बनाती है। वो ब्रांडिंग फंक्शन को भी परफॉर्म करती है, प्राइसिंग भी परफॉर्म करती है, प्रमोशन भी परफॉर्म करती है, सेलिंग भी परफॉर्म करती है, और वो लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस भी डेवलप करके रखती है फॉलोअप एक्टिविटीज के साथ। मतलब जब वो सामान को बेच देती है तो उसके बाद भी वो अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, सो इससे कंपनी को क्या होता है, इससे कंपनी को रिपीट सेल्स ऑर्डर मिलने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है जी, यानी जो कस्टमर उनके पास आता है वो सेटिस्फाई होकर जाता है और फिर वो बार बार आता है। ठीक है, सो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ। अब वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस एक्टिविटी से रिलेटेड है इस पैराग्राफ में, आपको वो बताना है। फिर इसी कॉन्सेप्ट के आपको कोई दो फीचर्स बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बच्चों कि एक, यानी ये जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में से है और फिलॉसफीज में से है। तो हमने काफी सारी प्रकार की कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफीज पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें से एक फिलॉसफी ऐसी थी जो ये बोलती थी कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजना है। उस फिलॉसफी, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? उस कॉन्सेप्ट का नाम था, अरे यार ये मटर क्यों नहीं रहा, हाँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने में ज्यादा विश्वास रखता है। ठीक है, और उसमें A to Z सारी चीजें आती हैं, है ना। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, क्या प्राइसिंग रखनी है, क्या उसकी लेबलिंग रखनी है। ठीक है, A to Z चीजें मार्केटिंग में कवर होती हैं। तो मार्केटिंग इज नॉट इक्वल टू सेलिंग नाउ। ठीक है जी, और आपको इसके कोई भी दो फीचर्स बताने हैं तो आप कोई भी दो फीचर्स लिख के आप यहाँ पर आप बता सकते हो। मैंने काफी सारे फीचर्स आपके लिए लेके आई हूँ, पर जो भी दो फीचर्स आपको याद आ रहे हैं आप वो लिख के लेके आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है नीड एंड वांट्स, यानी यहाँ पर नीड एंड वांट्स को फुलफिल किया जाता है, जरूरतों को और इच्छाओं को फुलफिल किया जाता है। फिर है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग कुछ क्रिएट की जाती है। ठीक है, मार्केट ऑफरिंग कुछ क्रिएट की जाती है। मार्केट ऑफरिंग में यानी कस्टमर को कुछ सर्टेन प्रोडक्ट दिया जाता है। फिर है कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, यानी जो कस्टमर जो सामान खरीद रहा है वो उसको ऐसा सामान खरीदना चाहिए, ऐसा सामान खरीदने में विश्वास रखता है जिस सामान की उसको वर्थ इट फील हो। ठीक है, वैल्यू फील हो। फिर क्या है नेक्स्ट? फिर है नेक्स्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म, यानी ऐसा नहीं है कि आप सामान को फ्री में खरीद के लेके आ रहे हो, सामान के बदले में आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो कंसिडरेशन भी होता है। तो अगर एक हाथ से कुछ लोगे तभी आपको दूसरे हाथ से कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्सचेंज मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, तो कोई भी आप दो फीचर्स लिख के लेके आ सकते हो। ये बूदागादी बहुत हो रही है यार। ठीक है जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। चले जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर 2023-24 में पूछा गया है और ये केस स्टडी टाइप वाला एमसीक्यू है, और ये केस स्टडी टाइप वाला एमसीक्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। बच्चे देख के घबरा जाते हैं, लेकिन इनका जो सोल्यूशन निकल के आता है वो काफी सिंपल सा निकल के आता है। बस बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे हमसे बनेगा। ठीक है, सो आपसे बन जाएगा, जस्ट बी कॉन्फिडेंट गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन है डैनियल एंड एंड्रयू आर टू फ्रेंड्स इंगेज्ड इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेसेस। तो डैनियल और एंड्रयू दो दोस्त है जो अपने अपने बिजनेसेस में इंगेज हैं। ठीक है, डैनियल कंसंट्रेट करता है सामान को बनाने में जिससे प्रोड्यूसर्स की नीड्स फुलफिल होंगी, और एंड सेल व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी मींस नेसेसरी, और जो भी वो बना रहे हैं उसको वो बेच पाएंगे। ठीक है, एंड्रयू बिलीव्स इन अचीविंग द फर्म्स गोल थ्रू अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो एंड्रयू इस बात पे विश्वास रखता है कि वो फर्म के गोल को अचीव कर सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की नीड को अगर वो पहचानता है तब जाके उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है और उनको राइट प्रोडक्ट तब डिलीवर कर पाएगा। ठीक है, जब वो उनकी नीड को पहले समझेगा। फिर एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स, और जब वो कॉम्पिटिटर्स पे भी प्रॉपर नजर रखता है और ये देखता है कि मेरे लोगों को, मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाता है। ठीक है, तो कौन सी मार्केटिंग की फिलॉसफी डैनियल एंड एंड्रयू फॉलो कर रहे हैं आपको वो बताना है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो डैनियल क्या करता है, डैनियल प्रोडक्ट्स को बनाता है जो प्रोड्यूसर्स की नीड को फुलफिल करती हैं। प्रोड्यूसर सेलर्स बोले तो जो बनाने वाले होते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करती है, और जो वो बनाते हैं उनको बेचने पे विश्वास रखता है डैनियल। जबकि एंड्रयू इस बात पे विश्वास रखता है कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए हम तो वही बनाएंगे, और डैनियल ये सोचता है कि जो हम बना रहे हैं हम तो वही बेचेंगे। तो दोनों की सोच में बहुत फर्क है। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है बेटा कि कौन से मार्केटिंग की फिलॉसफीज या कौन से मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स यहां पर हाईलाइट हो रहे हैं, यहां पर एंड्रयू एंड डैनियल फॉलो कर रहे हैं, आपको वो बताना है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि जो डैनियल है वो क्या सोच रखता है, वो ये सोच रखता है कि जो मैं बना रहा हूं मैं तो वही बेचूंगा, तो जो मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट कर रहे हैं वो वही सेल करेगा, है ना, सेलर्स वही बेचेंगे, तो वो कस्टमर्स के बारे में नहीं सोच रहा। और जब ये सोचा जाता है कि जो हम बना रहे हैं हम तो वही बेचेंगे, तो वो मार्केटिंग नहीं होता। जबकि बेटा एंड्रयू इस बात पे विश्वास रखता है कि जो हमारे कस्टमर्स को चाहिए हम तो वो बना के बेचेंगे, तो एंड्रयू कस्टमर्स की नीड को पकड़ता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या बनेगा, प्रोडक्ट एंड सेलिंग नहीं बनेगा, प्रोडक्ट, है ना, और सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज जो डैनियल है वो सामान को बेच रहा है, सिर्फ एग्रेसिव सेलिंग कर रहा है, जबकि जो एंड्रयू है वो कस्टमर्स की नीड को पकड़ रहा है। तो ये आंसर सही बन सकता है। मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट ये बोलता है कि प्रोडक्ट को हमें सुपीरियर क्वालिटी का बना के बेचना है, यहाँ पर सुपीरियर क्वालिटी की बात नहीं की गई है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, तो वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा बी, दैट इज सेलिंग एंड मार्केटिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आंसर क्वेश्चन में ही छिप के बैठा हुआ होता है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एवरी टाइम आई ट्रैवल पीपल आस्क मी टू ब्रिंग देम चिप्स, खाखरा एंड पिकल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सेज अनुष्का। तो अनुष्का ये बोलती है कि जब जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना यार, तब लोग मुझे चिप्स, खाखरा और अचार लाने को बोलते हैं, हर मतलब भारत के अलग अलग कोनों से। फाइनली शी एंड हर कलीग्स, तो फाइनली उसके और उसकी जो कलीग है सुमीत, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसका एक बिजनेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो उन्होंने एक फेसबुक पेज लॉन्च किया और लोगों को बोला कि जो आपको चाहिए उस चीज की लिस्ट के साथ आए, और 100 प्लेसेस से उन्होंने क्या किया, 2 दर्जन वेंडर्स, मतलब 2 दर्जन सप्लायर्स के साथ उन्होंने टाई अप किया। ठीक है, और अपने काम की शुरुआत की। तो दे वर सर्विसिंग पीपल फ्रॉम जयपुर हु वांटेड स्पाइसेस फ्रॉम केरला, वो जयपुर के लोग को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे जिनको केरला के मसाले चाहिए थे। ठीक है, वो पानीपत के लोगों को भी सप्लाई कर रहे थे जिनको जम्मू से हलवा चाहिए था। ठीक है, वो दिल्ली के लोगों को भी माल सप्लाई कर रहे थे जिनको फ्रेश चाय पत्ती चाहिए थी दार्जिलिंग से।
ठीक है। थ्रू देयर बिजनेस, उनकी बिजनेस की वजह से उन्होंने ब्रिज को गैप किया बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस लाइन से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। तो इस चीज से उन्होंने सेलर्स और बायर्स के बीच में जो गैप था, मतलब लोगों को जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, इस चीज को इस गैप को उन्होंने फिल किया, ठीक है जी। फिर द बिजनेस इज नाउ वर्थ मिलियंस, आज बिजनेस मिलियंस में चल रहा है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन एनी टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट अनुष्का एंड सुमित विल हैव टू बी इन्वॉल्व इन फॉर मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम। तो ये बोला गया है कौन सी दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, कौन सी दो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कौन सी दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अनुष्का और सुमित इन्वॉल्व कर रही हैं जिससे वो सामान को सही लोगों तक सही वक्त पे पहुंचा पा रही हैं। तो एक्टिविटीज बोला गया है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब क्या कर रही है, सबसे पहले ये सेलर और बायर के बीच में जो गैप है उसको फिल कर रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं बेटा, देखो ये क्या कर रही हैं, ऑर्डर को प्रोसेस कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं, सामान की ऑफकोर्स इधर उधर मूवमेंट करवा रही हैं, एंड वेयर हाउसिंग करिए। अब ऑफकोर्स सामान को स्टोर करके रखती होंगी तो वेयर हाउसिंग तो करेंगी, है ना। तो आप कोई भी दो एक्टिविटीज लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो दो बोला हुआ है लेकिन मैं 3 लिख के लेके आई हूं, तो अगर आप शुरू की 2 भी लिखते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी 2 लिख के आ जाओ और उसको एक्सप्लेन करके आ जाओ। इज इट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे यार स्टाइलस गिर गया, स्टाइलस बुरा मान गया यार। चलो जी देखो, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गुड लिविंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मॉस्किटो रेपेलेंट टैबलेट्स। तो गुड लिविंग लिमिटेड एक कंपनी है जो मच्छर को भगाने वाली टैबलेट्स बनाती है, ठीक है। ये जो टैबलेट हैं ये पैक की जाती हैं एक स्ट्रिप में जिसमें 12 गोलियां होती हैं, एक पत्ते में, जिससे एक पत्ते में 12 गोलियां होती हैं, ठीक है। सो ईच ऑफ दीज स्ट्रिप्स आर पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। अब सारी स्ट्रिप्स को कार्डबोर्ड बैग्स में पैक किया जाता है। ऐसे 48 जो बॉक्सेस होते हैं उनको एक बड़े डब्बे में रखा जाता है और उनको काफी सारे रिटेलर्स के पास भेजा जाता है बेचने के लिए, ठीक है। तो क्या पर्पस है पैकेजिंग का, आपको वो बताना है। अब पैकेजिंग तो इधर की जा रही है, आपको तो ये समझ आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की जा रही है, ये तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन पैकेजिंग का पर्पस क्या है आपको वो बताना है। तो अगर किसी बच्चे ने इस टॉपिक के बारे में नहीं भी पढ़ा ना, उसका आंसर वो तब भी बता पाएगा, बिकॉज इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने साफ ही एंड में जाके पूछ लिया कि क्या पर्पस होता है पैकेजिंग का, उन्होंने साफ ये पूछ लिया। तो अगर आप अपने मन से भी बना के लिख के आते हो ना, और अगर आप सही लिख के लेके आते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर? ऑलराइट, चलिए जी देखते हैं तो क्या पर्पस होता है। तो पैकेजिंग से क्या होता है, पैकेजिंग से स्टोरेज हो पाती है, आइडेंटिफिकेशन हो पाती है, ट्रांसपोर्टेशन हो पाती है, सामान खराब नहीं होता, ठीक है, सामान डैमेज नहीं हो पाता, सामान स्टोर्ड रहता है, सामान इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, पानी, है ना, नमी वगैरह से बच के प्रोटेक्टेड रहता है। तो काफी सारे इसके फायदे हैं, पर्पस है, आप वो लिख के लेके आ सकते हो, ठीक है। तो जो इसके फायदे हैं, जो इसकी नीड्स है, आप वो लिख के लेके आओ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। काफी सिंपल सा, काफी स्ट्रेट सा क्वेश्चन था ये बेसिकली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्विन वाज अ फैशन डिजाइनर। अश्विन एक फैशन डिजाइनर था और लूजिंग हिज जॉब he decided to sell the designer clothes online under the brand name कॉग। तो अमित नहीं यार, क्या नाम है इसका, अश्विन एक फैशन डिजाइनर था। जब उसकी जॉब गई तो उसने सोचा कि वो डिजाइनर कपड़ों को ऑनलाइन बेचेगा एक ब्रांड नेम के अंडर कॉग, ठीक है। क्या नाम है, कॉग, क्या नाम है भाई, कॉग। सो the garments were made of good quality fabric with intricate designs and skilled craftsmanship making them expensive to produce। अब जो उसने कपड़े, जो उसने गारमेंट्स बनाए थे वो काफी अच्छी क्वालिटी के बनाए थे, ठीक है, प्लस उसने काफी प्यारे डिजाइन यूज किए थे, और जब उन सामान को बनाता था, उन गारमेंट्स को बनाता था तो उसको महंगा पड़ता था, यानी उससे अच्छी क्वालिटी का सामान बनाया है। ही यूज्ड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स टू क्रिएट दैट गारमेंट्स, ठीक है। फिर रियलाइजिंग दैट द ऑनलाइन मार्केट इज वेरी कंपिटिटिव, ही डिसाइडेड टू चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर द गारमेंट्स। अब उसे ये देखा यार कि ऑनलाइन के मार्केट में तो पहले से ही बड़ा कंपटीशन है, तो अगर मैं इसको महंगे ही दामों में और महंगे दाम में बेचूंगा यार तो मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, है ना। तो उसने ये निर्णय लिया, उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इसको रीजनेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे ही बेचूंगा, ठीक है।
फिर क्या है, सो जो द प्राइस वुड कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गारमेंट्स एज वेल एज गिव हिम 10% मार्जिन ओवर एंड अबव द कॉस्ट। तो जो प्राइस था उससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर हो जाता था, जितनी उसकी बनाई थी उतना भी कवर हो जाता था, और सेल ऑफ गारमेंट्स भी कवर हो जाता था, और उसको उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट मिल जाता था कॉस्ट के ऊपर। यानी जितना उसको बनाने में बेचने में चार्ज लग रहा है उससे 10% ऊपर वो प्रॉफिट मार्जिन कमा लेता था, बस 10% ही। ठीक है, तो एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटरमिनेशन डिस्कस्ड इन द अबव केस। अब इस केस में कौन से वो दो फैक्टर्स रिगार्डिंग प्राइस डिटरमिनेशन डिस्कस किए जा रहे हैं, यू हैव टू आंसर दैट, आपको वो आंसर करना है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर। तो क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। पहले तो क्या है कि भाई कॉम्पिटिटिव बहुत है, फिर जो वो बना रहा है उसका वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, बस 10% ही कमा रहा है क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा है। तो आपको ये पढ़ के कुछ एक दो चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, कुछ एक दो चीजें आपको समझ आई होंगी। मैं इधर अंडा लगा देती हूँ, इधर मैं अंडा लगा देती हूँ। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर होगा प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब जितना पैसा उसको लग रहा है सामान बनाने में, और कंपटीशन कितना है मार्केट में, ये दो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इधर मैंने सर्कल्स लगा दिया था उस चीज को। ठीक है जी, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो आप आराम से उस आंसर को निकाल पाओगे। ठीक है जी, क्लियर, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन और रीजन दिया गया है आपको, रीजन नेक्स्ट वाली लाइन में आना था लेकिन श्वेता दीदी ने उधर ही मिक्स करके लिख दिया, कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, तो आपको असर्शन रीजन पढ़ना है, फिर आपको ये बताना है कि क्या दोनों बातें सही है, दोनों बातें गलत हैं, या रीजन असर्शन को सही तरीके से क्लेम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, अपन वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन में क्या दिया गया है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्ट्राइव्स टू आइडेंटिफाई and meet the wants and requirements of customers in an efficient manner। तो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो कस्टमर्स की नीड को क्या करता है, कस्टमर की वॉन्ट्स को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और मीट करता है एक अच्छे तरीके में। रीजन क्या है, प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी और उनके बाकी फीचर्स के जरिए परचेज किए जाते हैं मार्केटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। मार्केटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी और बाकी के फीचर्स के जरिए परचेज किए जाते हैं। और असर्शन ये बोल रहा है कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उस प्रकार से वो चीजों को बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ये होगा कि ए तो हमारा सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। ठीक है, आर में क्या बोला गया है, रीजन में ये बोला गया है कि जो प्रोडक्ट्स है वो अपनी क्वालिटी के बेसिस पे खरीदे जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पे कहां खरीदे जाते हैं, वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है, प्रोडक्ट थ्योरी बोलता है, वो प्रोडक्ट थ्योरी बोलता है बेटा। ठीक है, वो मार्केटिंग थ्योरी नहीं बोलता। इज इट क्लियर। तो हमारा असर्शन तो सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। ठीक है, लेकिन रीजन हमारा गलत साबित हुआ। इज इट क्लियर, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा कि असर्शन तो हमारा करेक्ट है लेकिन रीजन हमारा गलत है। ठीक है जी, क्लियर, ऑलराइट ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पक्का आपको देखने में मिलेंगे आपकी एग्जामिनेशन में, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। एक असर्शन वाला एक स्टेटमेंट वाला हो सकता है, दो असर्शन वाले आ जाए, दो स्टेटमेंट वाले आ जाए और एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये तो पक्का आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सोच के चलना, प्रिपेयर होके पहले से ही चलना। ठीक है, चलो जी, अब ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में भी आ चुका है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलती है, स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोलती है फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, अ बायर एंड अ सेलर। तो किसी भी एक्सचेंज को प्लेस होने के लिए कम से कम दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए, एक बायर और एक सेलर। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड ये बोलती है कि एक्सचेंज तब होता है जब बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो यार स्टेटमेंट फर्स्ट तो बड़ी ही सही बात बोली गई है स्टेटमेंट फर्स्ट में, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड में पता नहीं कौन सा नशा करके बात बोली गई है कि एक्सचेंज तब होता है जब बायर्स और सेलर्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अरे भैया, एक्सचेंज तभी होता है जब बायर्स और सेलर्स
कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो नॉट तो आएगा ही नहीं। अगर नॉट नहीं होता तो हम बात को सही बोलते हैं, लेकिन इधर बोल दिया कि दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहुत उन्होंने गलत बात बोल दी है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, इसलिए हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट सेकंड है वो इन्होंने गलत बोल दी। ठीक है जी, इसलिए हमारा सही आंसर बन गया सी। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में पूछा गया है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में, 20 बोल रही है यार, 20 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ही आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही लग रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्दी प्रोडक्शन लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ ड्रिंक्स टू सीरियल्स मेड फ्रॉम मिलेट्स। तो जो R&D डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो R&D डिपार्टमेंट है हेल्दी प्रोडक्शन लिमिटेड का, उसने डिसाइड किया है कि वो हेल्दी ड्रिंक से किस पे डाइवर्सिफाई करेगा, वो उन सीरीज पे जाएगा जो मिलेट से बनी होती है। ठीक है, वो इस बात से बहुत अवेयर्ड है कि जो आजकल जो दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी विल हैव टू कम्युनिकेट टू द पीपल द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग मिलेट्स। अब वो इस बात से बहुत अच्छे तरीके से जागरूक है कि यार इस चीज को लेकिन लोगों तक कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमें प्रमोशन करना पड़ेगा, हमें इस चीज को लोगों तक बताना पड़ेगा, तभी उनको पता चलेगा यार, वरना कैसे पता चलेगा। इसके लिए उन्होंने काफी सारे इवेंट स्पॉन्सर किए, जैसे कि मैराथन, ताकि लोगों को पता चले। ठीक है, और लोग एनकरेज हो, लोग मोटिवेटेड हो, लोग हेल्दी खाने पे स्विच करें, फालतू लटरम शटरम बाहर का जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो ना खाएं। इस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया। ठीक है, इस चीज की उन्होंने प्रमोशन की बेसिकली। ठीक है, तो उन्होंने काफी सारे इवेंट्स को क्या किया, मैराथन्स या लोगों को एनकरेज किया न्यूज लेटर्स वगैरह के जरिए, ताकि वो हेल्दी खाने पे जो वो बना रहे हैं उस चीज को वो खाएं। न्यूज लेटर्स, ब्रोशर्स, प्रेस, ये चीजें हमने कहीं पढ़ी हुई हैं, किसी प्रमोशनल टूल में हमने पढ़ी हुई हैं। अगर जिससे पढ़ा है मुझसे वो समझ जाएगा कि हाँ मैम किस प्रमोशनल टूल की बात कर रही है यहाँ पर। ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो नहीं समझ पाएगा, और क्या। ठीक है, योर लॉस ब्रो। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो अब इस केस स्टडी में कौन से प्रमोशनल टूल की बात की जा रही है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा दो, फिर also explain any other two promotional tools that can be used by the company apart from the one discussed above। अब जिस टूल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है उसके अलावा कोई भी आपको दो प्रमोशनल टूल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, न्यूज लेटर्स वगैरह ये स्पॉन्सर कर रहे हैं इवेंट्स वगैरह को, तो ये क्या है, ये बेटा पब्लिक रिलेशन है। ठीक है, तो लोगों के साथ रिलेशन से मेंटेन कर रहे हैं। आई बात समझ? इसलिए इसका आंसर होगा पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसके जरिए जो कंपनी होती है वो अपनी इमेज को सुधारती है, गुडविल क्रिएट करती है, एक पॉजिटिव इमेज जनरेट करती है लोगों के माइंड में। ठीक है, फिर और भी आपको कोई भी एक दो प्रमोशनल टूल्स के नाम आपको बताने तो आप लिख सकते हो, एडवर्टाइजिंग लिख दो, पर्सनल सेलिंग लिख दो, सेल्स प्रमोशन लिख दो, कोई भी दो टूल्स आपको जो भी उस वक्त याद आ रहे हैं आप उनको लिख के आ सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जी, फटाफट इधर तक नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ जी बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, और ये आपको एक फोटो दी गई है डेयरी मिल्क की, जिसमें जिसका रैपर है वो फटा हुआ है। देख के ही मुंह में पानी आने लगा यार, खिला दो यार, खिला दो मुझे, लेकिन एड्रेस बताना पड़ेगा ना। चलो फिर ठीक है, छोड़ो, खुद ही खा लूंगी यार फिर। चलो जी, तो क्वेश्चन ये जो है सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ द चॉकलेट शोन इन द पिक्चर बिलो इज। जो पैकेजिंग का लेवल इस चॉकलेट की फोटो में शो किया गया है आपको वो बताना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये चॉकलेट है और ये उसके ऊपर का रैपर है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ऐसे पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था जो प्रोडक्ट के बिल्कुल इमीडिएट ऊपर होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। तो ये प्रोडक्ट के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल इमीडिएट पैकेजिंग है, तो ये क्या होगी, ये सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं होगी, बिकॉज सेकेंडरी पैकेजिंग एडिशनल पैकेजिंग होती है, तो ये तो नहीं होगी भाई। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए काम आती है, सो वो भी नहीं होगी। डिजाइनर पैकेजिंग तो कुछ था ही नहीं था बिल्कुल ब्रो। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। प्राइमरी पैकेजिंग इसका सही आंसर बनेगा, इसलिए हमारा सही आंसर है डी, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है जी, तो बेसिकली 3 प्रकार की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन अक्सर बन के आ जाता है।
चलिए, all right, now we will be moving to our next question and the question is being asked in CBSE 2023. ठीक है, सेट नंबर ये है 6621 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, लेकिन देख के घबराना नहीं है, आंसर इसका आराम से आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है महाराणा इज अ फेमस टेक अवे फूड आउटलेट इन मेरठ। ठीक है, मेरठ, तो महाराणा एक बहुत ही फेमस टेक अवे आउटलेट है, फूड आउटलेट है मेरठ में। ठीक है, इट इज क्वाइट पॉपुलर अमंग लोकल पीपल एंड ट्रैवलर्स ऑन द नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे पे जो ट्रैवलर्स आते जाते जो लोग हैं, नेशनल हाईवे पे सिचुएटेड है और लोगों के बीच में और ट्रैवलर्स के बीच में काफी फेमस है। ठीक है, so it offers a wide variety of paranthas and sandwiches packed in special containers which are designed and developed by them to take the food hot and fresh. तो वो काफी वैरायटी ऑफ पराठास एंड सैंडविचेस प्रोवाइड करता है स्पेशल कंटेनर्स में, जो कि डिजाइन एंड डेवलप किए जाते हैं जिससे जो खाना गर्म और फ्रेश रहे। ठीक, सो कंसिडरिंग द टफ कंपटीशन इन द नियरबाई एरिया में टफ कंपटीशन को देखते हुए जो प्राइसेस है उनको काफी कम सेट किया गया है, रीजनेबली लो प्राइसेस सेट किया गया है। द ओनर निर्मल सिंह स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी टू लार्ज होर्डिंग्स एंड कियोस्क इन द विसिनिटी to inform the people about the outlet location and the special items on its menu। तो जो उसका ओनर है निर्मल सिंह, उसका इसके लिए काफी लार्ज होर्डिंग्स वगैरह लगाता है जिससे लोग उसको देखें और लोगों के उसके बारे में पता चले और लोकेशन वगैरह भी बताता है कि यहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, फिर The firm is performing various marketing functions to achieve its marketing objectives। अब जो फर्म है वो काफी सारे मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने के लिए। ठीक है, सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 3 मार्केटिंग फंक्शंस। आपको कोई भी 3 मार्केटिंग फंक्शंस के बारे में बताना है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो काफी सारे हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, है ना, मार्केट प्लानिंग, काफी सारी हमने चीजें पढ़ी हुई है, काफी सारे फंक्शंस पढ़े हुए हैं। तो उनमें से आपको कौन से फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, लार्ज होर्डिंग्स वगैरह लगाते, तो कोई भी 3 आप लिख सकते हो। प्रोडक्ट की प्राइसिंग उन्होंने रीजनेबली लो रखी हुई है। ठीक है, इधर रीजनेबली लो रखी हुई है, तो ये क्या हो गया, ये प्राइसिंग हो गया। पैकेजिंग कैसे करते हैं, क्या बोला, स्पेशल कंटेनर्स में पैक करके देते हैं जिससे खाना गर्म हो। ठीक है, तो ये पैकेजिंग हो गया, ये प्राइसिंग हो गया। फिर क्या है भाई, फिर ब्रांडिंग करते हैं। ठीक है, यानी उसके बारे में बताते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। और कहाँ है यार, प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन क्या कर रहे हैं, लार्ज होर्डिंग्स वगैरह के जरिए। ठीक है, ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांडिंग का कहाँ था यार, इट इज क्वाइट फेमस, इट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ परांठास एंड सैंडविच पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर्स व्हिच आर डिजाइन। हाँ, तो ये इधर भी ब्रांडिंग भी हाईलाइट हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कोई भी आपको जो भी 2-3 चीजें समझ आ रही हैं, 3 फैक्टर्स आपको समझ आ रहे हैं, 3 फंक्शंस आपको समझ आ रहे हैं, आप उन तीनों फंक्शंस के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, ऑल राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2021 टर्म फर्स्ट और इस सेट में पूछा गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है हमारा ये केस स्टडी वाला एमसीक्यू है। लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है, राजीव, अ लीडिंग राइस सेलर, always ensures that rice conforms to the predetermined standards of quality, price and packaging, which reduces the need for inspection and testing। तो राजीव एक लीडिंग राइस सेलर है, राइस बेचने वाला है। वो हमेशा ये मेक श्योर करता है कि जो राइस है, जो चावल जो बनाए जा रहे हैं, हमेशा क्वालिटी, हमेशा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाएं। फिर जिससे क्या हो, जिससे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की जो नीड है, जरूरत है, वो कम हो जाए। बिकॉज जब उनको बनाया ही अच्छी तरीके से जाएगा यार, तो टेस्टिंग में फिर इतनी जरूरत नहीं लगेगी, है ना। अब he also classified the rice into regular choice basmati, mogra basmati, dubar basmati and super basmati according to the quality of rice and has fixed
फिक्स द प्राइसेस अकॉर्डिंगली। तो उसने क्या किया है, उसने चावलों की अलग अलग कैटेगरी बांटी हुई है, जैसे कि चॉइस बासमती, रेगुलर चॉइस बासमती, मतलब इसको रोज खाते होंगे, है ना, जब कोई मेहमान आए तो भैया मोगरा बासमती बना लो। फिर दुबर बासमती थोड़ा बच्चों के लिए होगा, है ना। सुपर बासमती बिल्कुल होटल वगैरह में, 5 स्टार होटल्स वगैरह में यूज होता होगा, है ना। ये अपना मैं तो कम मार रही हूँ, कोई और बात भी हो सकती है, ठीक है। उससे अलग अलग मतलब क्या की, उससे अलग अलग यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दी, ठीक है। और उससे उसी हिसाब से प्राइसेस भी सेट किए, जिसके रेगुलर चॉइस बासमती हो सकता है कि कुछ वो थोड़ा सस्ता हो, फिर मोगरा बासमती उससे थोड़ा महंगा हो, तो उससे उसी हिसाब से प्राइसेस भी सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो हमें कुछ समझ आया कि भाई उससे क्लासिफाई कर दिया है। फिर उससे क्या किया, फिर उससे ये मेक श्योर किया तो कि जो सामान बन रहा है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बने, है ना। तो हमें कुछ समझ आ रहा है ना, समझ रहे हो नहीं, समझना तो चाहिए यार, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज डिस्कस्ड हियर, अब डिस्कस्ड हियर, तो कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, आपको वो बताना है, ठीक है। सो ए क्या है, मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना और एनालाइज करना, मार्केट की प्लानिंग करना, या प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना, उसको डेवलप करना, या उसको स्टैंडर्डाइजेशन और उसकी ग्रेडिंग करवाना। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, देख लो देख लो। देखो यार बच्चों, आपको फिर से बताती हूँ कि जैसे ही अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपने रिवीजन की हुई है, तो जो आप सीरीज देख रहे हो ना, जैसे ही मैं एक क्वेश्चन को समझाती हूँ, ठीक है, तुरंत वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ा करो। अगर मैं पढ़ा रही हूँ आप तभी क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप तब नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश किया करो पढ़ने की, ठीक है। फिर उसका आंसर देने की कोशिश करो, करा करो, और जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं, ऐसे आपको सब क्वेश्चंस में करना है, और जितने भी क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, जितने आपके नंबर आ रहे हैं, आपको उतने नंबर देखने हैं और उनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको अपनी गलतियां भी पता चलेगी। मान चलो अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो हमें पता ही है, इसका आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो आपको समझ नहीं आया था कि इसका आंसर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्यों है, तो आपने इस टॉपिक का नाम लिख लिया कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग को मेरे को पढ़ना है। जब ये सीरीज जब मैं देख लूंगी तो इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, या मुझसे नहीं बन रहा तो इस टॉपिक को मैं फिर से पढ़ूंगी। तो आप ऐसे अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे और उन पे फोकस कर पाओगे। तो अभी अगर आप ये सीरीज देख रहे हो, बस आपको ऐसे ही नहीं देखनी है, आपको अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक करनी है कि आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हो, कहां पर अटक रहे हो, कहां पर टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपको नहीं बन रहा, उन टॉपिक्स के बकायदा नाम लिख लो ताकि आप कल को भूल ना जाओ। उन टॉपिक्स के बकायदा नाम लिखो, जब वीडियो खत्म हो जाए तो उन टॉपिक्स को जाके फिर से रिवाइज करो, आई बात समझ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लो, तो आपका टॉपिक जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी बता रही हूँ, उसको जरूर फॉलो करना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, इज इट क्लियर जी। तो इसका हमारा आंसर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, बिकॉज सामान को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है, और ग्रेडिंग इसलिए बिकॉज सामान की क्लासिफिकेशन की जा रही है, ठीक है जी। ऑल राइट, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है सेफ लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज अ रेनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। तो सेफ लाइफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक रेनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया में, ठीक है। इट हैज लॉन्च्ड अ न्यू मेडिसिन टू ट्रीट हाई बीपी, उसने एक मेडिसिन लॉन्च की है हाई बीपी को ट्रीट करने के लिए। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द न्यू मेडिसिन एंड टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज अबाउट इट, ठीक है। अब लोगों में इस मेडिसिन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और अपनी पॉजिटिव इमेज जनरेट करने के लिए लोगों के बीच में, ठीक है, कंपनी के रिगार्डिंग उसने क्या किया, कंपनी ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, समझ रहे हो ना विनोद, ठीक है। सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जो कि डॉक्टर से अटेंड किया, अलग अलग हॉस्पिटल से, और जो मेडिसिन में जो डीलर्स होते हैं, जो मेडिसिन में डील करते हैं, उन्होंने भी इसको अटेंड किया और इस मेडिसिन के फायदे वगैरह के बारे में जाना, ठीक है। During the seminar, the representatives of the company discussed about the chemical composition and the functioning of the medicine. तो जब सेमिनार था तो जो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इस मेडिसिन के बारे में बताया, इसके फायदे बताए, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कंपोजिशन के बारे में बताया, ठीक है, और ये काम कैसे करती है इसके बारे में भी बताया। तो कौन सा प्रमोशनल टूल सेफ लाइफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड यूज कर रही है, आपको वो बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सेमिनार वर्ड देख के ना समझ आ जाता है, ठीक है। क्या बोला गया कि भाई कंपनी सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है, अपनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रही है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पब्लिक रिलेशन से अपनी इमेज, अपनी गुडविल क्रिएट की जाती है,
अपनी इमेज को पॉलिश किया जाता है। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस, है ना, मैराथन्स वगैरह के जरिए कंपनी रिलेशंस डेवलप करती है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? चलो ऑप्शंस को डिस्कस ही कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना ही सेल्स प्रमोशन होगा, पर्सनल सेलिंग भी नहीं होगा, कहीं पर्सनल सेलिंग कोई कर नहीं रही। तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है डी, दैट इज पब्लिक रिलेशन। क्लियर? तो इसका सही आंसर है डी। ऑल राइट, बढ़िया, आगे बढ़े, परफेक्ट। चलिए जी, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब ये हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के आई गेस क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से करेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, उस चैप्टर की बहुत प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एंड वो चैप्टर इजी भी है। ठीक है, तो उस चैप्टर को तो हाथ से बिल्कुल मत जाने देना भाई। ठीक है, उस चैप्टर के आप आराम से आंसर कर पाओगे, इजीली आप आंसर कर पाओगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। वो कोई टेक्निकल चैप्टर नहीं है, वो बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है ना बच्चों, तो आप उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, आपके इनफैक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला तो वो भी ईजी है, आपके 15 नंबर आराम से सिक्योर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। ठीक है जी, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इनमें से कौन कंज्यूमर नहीं कहलाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जरिए? ठीक है, तो कौन कंज्यूमर कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा? हमने एक पढ़ा था, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन लोग कंज्यूमर्स नहीं कहलाएंगे, है ना। तो अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है अ पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पार्टली पेड। एक व्यक्ति जिसने सर्विस ली होती है कंसिडरेशन के बदले, जो पैसा पार्टली पे किया हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था? भले वो प्रॉमिस करे, भले वो पार्टली पे करे, भले वो फुल्ली पे करे, तब भी वो कंज्यूमर कहलाएगा। तो इस केस में तो वो कंज्यूमर कहलाएगा यार, है ना। फिर क्या है? Any user of goods if use is made with the approval of the buyers। ठीक है, ऐसा कोई सामान जब वो बायर के अप्रूवल से लिया जा रहा है। फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो सामान को ऑनलाइन मींस के जरिए खरीद रहा है। फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो सामान को रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा है। बोलो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, दैट इज अ पर्सन, जो एक व्यक्ति जो सामान को रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है, वो यहां पर कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हमारा सही आंसर होगा डी। तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया है कौन नहीं कहलाएगा। तो बाकी ये सारे कहलाएंगे, ये व्यक्ति नहीं कहलाएगा, बिकॉज ये तो रीसेल के लिए खरीद रहा है ना यार, है ना। इज इट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किसी ईयर में पूछा गया है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन से ईयर में पूछा गया है। रुक जाओ, मैं यार एक काम करती हूँ, देख के बता देती हूँ। ठीक है, 2 मिनट आपको देख के बता ही देती हूँ ये कौन से ईयर में पूछा गया है। रुक जाओ, इधर मैं मेंशन करना भूल गई थी गाइस, पर डोंट वरी, मैं आपको अभी देख के बता देती हूँ। ठीक है जी, भाई खुलना, हैंग मारने लगा यार, क्या है, नेट ही नहीं चल रहा यार। जब काम हो तब कोई चीज चलती नहीं है। वो होता है ना कि जब हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो चीज मिलती नहीं है। बस खुल जा सिम खुल जा। रुक जाओ, बता रही हूँ यार कौन से सेट में पूछा गया। तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर इजी है तो उससे भैया कुछ पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं, उससे भी बड़े बड़े केस स्टडीज पूछे जाते हैं, तो उसको हल्के में मत ले लेना मेरी जान। ठीक है, उसको हल्के में नहीं लेने का। रुक जाओ, मैं अभी बताती हूँ। अरे यार, वेट। हाँ, तो ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो लिख देती हूँ सीबीएसई 2024। ठीक है, 6651 वाले सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, तो ईयर भी हमने देख लिया, सेट भी हमने देख लिया।
ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ये मेरी राइटिंग, बट कोई बात नहीं, समझने के लिए काफी है। अब देखो, अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है केवलराम स्टार्टेड अ स्वीट शॉप करामती स्वीट इन 1950। केवलराम ने एक मिठाई की दुकान खोली करामती स्वीट, जिसका नाम था 1950 में। जो मिठाइयाँ थी वो पूरे भारत में फेमस थी अपनी क्वालिटी की वजह से, और लोग दूर दूर से आते थे उसको खरीदने के लिए। जब वो बड़ा हुआ तो वो दुकान नहीं चला पाया, ठीक, नहीं चला सकता था, तो उसने अपने दुकान को बेच दिया अपने एक पड़ोसी को, भोलाराम को। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद रेवेन्यू को और इंक्रीज करने के लिए भोलाराम ने क्या किया यार? भोलाराम स्टार्टेड इंगेजिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। भोलाराम गलत काम करने लगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने लगा। जैसे कि क्या? जैसे कि वो उसमें मिक्स खोया, मिलावटी वाला खोया और पनीर ऐड करने लगा अपनी मिठाइयों में। ठीक है, he thought that no one would know about it as Karamati sweet had a good image in the eyes of the people. उसको ये लगा मेरी इस हरकत के बारे में किसको ही पता चलेगा, बिकॉज लोग तो मुझे बहुत अच्छा समझते हैं ना, तो किसको क्या ही पता चलेगा, है ना। और फिर क्या हुआ? हाँ, slowly people started falling sick after consuming sweets purchased from Karamati Sweets, but they did not know where to go and whom to complain. क्या हुआ? धीरे धीरे वो मिठाइयाँ खा के लोग बीमार पड़ने लगे, सब बीमार पड़ने लगे यार। अब बीमार पड़ जब कुछ खाते हैं यार तो दिमाग हाथ पेट पर ही जाता है। ठीक है, तो लोगों की तबीयत गड़बड़ होने लगी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था यार कि आखिर कहाँ जाए कंप्लेन करने। फिर क्या हुआ? हाँ, राघव, a resident of the village, had recently completed his studies. राघव जो एक बच्चा था, जो एक मतलब स्टूडेंट था, उसने रिसेंटली अपनी पढ़ाई खत्म की थी। ठीक है, वो एक एनजीओ का मेंबर भी था, मेरी वॉइस, मेरी आवाज, मेरी वॉइस। He felt that the villagers should be made aware about the rights and reliefs available to them. उसको ये लगा कि यार लोगों को, मेरे गांव के लोगों को बताना पड़ेगा कि उनकी क्या क्या राइट्स, उनके पास क्या क्या उनके पास अधिकार, क्या क्या उनके पास सॉल्यूशंस हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए। ठीक है, so he started creating awareness about consumer rights among the villagers to protect their interests through a series of talks and presentations in the village. तो उसने अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दी कंज्यूमर राइट्स के बारे में गांव वालों के प्रति, और अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करवाया, ठीक है, विलेजर्स को बता के। फिर अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। अब इस पैराग्राफ में कौन सी कंज्यूमर राइट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, सबसे पहले आपको वो बताना है। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि कौन सी कंज्यूमर राइट यहाँ पर भोलाराम ने वायलेट की है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सबसे पहला है कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, यानी लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, कंज्यूमर एजुकेशन। फिर क्या है? राइट टू सेफ्टी यहाँ पर वायलेट की गई है ना, हमने पढ़ा था राइट टू सेफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू सेफ्टी की बात की गई है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, तो क्वेश्चन काफी लेंदी सा था, लेकिन इसका जो आंसर था काफी सिंपल सा ही था। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन आपका ये है, मिस्टर अक्षय, a 20-year-old college student, purchased a book online from XYZ Private Limited, and when it was delivered, he noticed that there was no MRP mentioned on it. ठीक है, मिस्टर अक्षय जो 20 साल का कॉलेज का बच्चा था, उसने एक ऑनलाइन किताब खरीदी ऑनलाइन XYZ प्राइवेट लिमिटेड से, और जब वो किताब आई तो उसे नोटिस किया उस पर कोई भी MRP नहीं थी। ठीक है, उससे इंटरनेट पे सर्च किया और पता किया कि ये जो किताब है वो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग दाम पे बिक रही है यार। ठीक है, तो उसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल किया पब्लिशर के खिलाफ, और कोर्ट ने जो डिसीजन है वो अक्षय के फेवर में दिया और उसको कंपनसेशन दिया 10,000 रुपए का। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कौन सी कंज्यूमर राइट की यहाँ पर बात की गई है, आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में आपको बताना है, और आपको नेम एंड एक्सप्लेन द राइट एक्सरसाइज बाय मिस्टर अक्षय, और फिर अक्षय ने कौन सी राइट को एक्सरसाइज किया है आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो अक्षय के साथ गलत तो हुआ, अब है ना, गलत हुआ तो अक्षय ने फिर कंप्लेन किया और उसको 10,000 का मुआवजा भी मिला। तो कौन सी राइट पहले वायलेट हुई है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी उसको पता बताया नहीं गया कि उसका प्राइस क्या है। हमने देखा है ना कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में पता होना चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि कितने रुपए की है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कब एक्सपायरी, कब मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें होती हैं, बार कोड वगैरह उसका होता है।
तो वो यहाँ पर नहीं था, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वायलेट हुआ, ठीक है। और अक्षय ने कौन सी राइट एक्सरसाइज की, अक्षय ने बकायदा उस चीज का कंपनसेशन लिया, ठीक है, सोल्यूशन लिया, उसे रेड्रेसल लिया, इसलिए इसका आंसर है राइट टू सीक रेड्रेसल। इज इट क्लियर गाइस, इज इट ओके और नॉट? चलिए जी, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था यार, इसको क्या नखरे हैं। ऑल राइट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 में पूछा गया है और ये स्टेट एमसीक्यू ही है, ठीक है। इसमें ज्यादा मतलब मगजमारी नहीं करनी, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई तुरंत आप इसका आंसर कर पाओगे। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी मैं ज्यूरिसडिक्शन पढ़ाती हूँ, स्टेट कमीशन की, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, नेशनल कमीशन की, कि जो नंबर्स होते हैं उन पे बहुत ध्यान रखना। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले वो केस स्टडी में पूछ ले, भले वो 1 मार्क में पूछ ले, बट दे विल आस्क, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको पहले ही बताया था। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्टेट कमीशन का जुरिस्डिक्शन होता है, स्टेट कमीशन की पावर होती है कि वो कंप्लेंट्स को एंटरटेन करे जहां पर गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है, ठीक है, पेड एज कंसिडरेशन वो कितनी है, ठीक है। तो 1 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से कम है, या 1 करोड़ से कम है, या 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है, तो बताओ, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमने पढ़ा था कि अगर 1 करोड़ से लेस है, ठीक है, 1 करोड़ से अगर कम है, ठीक है, चलो ऐसे ही वर्बली डिस्कस कर देती हूँ। स्टेट कमीशन में हमने पढ़ा था कि अगर 1 से 10 के बीच में है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा डी। इज इट क्लियर? काफी सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये क्वेश्चन था। ऑल राइट जी, ऑल राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Netha's elder brother purchased iPhone 11 Apple mobile phone for 65,000 without cash memo from one of his friend and authorized dealer with a guarantee that the mobile phone will be बोले तो replaced with a new one if replaced बोल सकते हो, with a new one if any of its parts become defected within 1 year from the date of purchase, ठीक है। तो निथा का जो एल्डर भाई था उसने आईफोन 11 खरीदा 65,000 का बिना कैश मेमो का। देखो यार कितना बेवकूफ निकला, बिना कैश मेमो के खरीद के लेके आ गया। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, जब भी आपको सामान खरीदते हो हमेशा यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका बिल कैश मेमो जरूर कर लो, ठीक है, साथ में। फिर तो उसने क्या किया, बिना कैश मेमो के वो मोबाइल को उठा लाया अपने एक दोस्त से, जो कि दोस्त उसका ऑथराइज्ड डीलर का काम करता था, और इस गारंटी के साथ कि भैया अगर मोबाइल फोन को कुछ होता है ना 1 साल के अंदर अंदर, तो इसका जो भी पार्ट खराब होता है, डिफेक्टेड होता है, हम उसको तुरंत रिप्लेस करके दे देंगे। उसके फ्रेंड ने इस चीज का दावा किया, गारंटी की, ठीक है। अब क्या हुआ, विद इन 1 मंथ द मोबाइल स्टॉप्ड वर्किंग। अब 1 महीने के अंदर अंदर ही मोबाइल काम करना बंद कर दिया, लो पोपट हो गया। फिर क्या हो गया, व्हेन नेहा's ब्रदर, नेहा निथा जो भी नाम था, ठीक है, when नेहा's brother approached his friend for replacement of mobile he refused। जब नेहा का भाई, नेहा है या निथा है पता नहीं यार, नेहा ही कर लेते हैं अपन इसको, ठीक है। जब नेहा का भाई गया यार कि यार मेरा मोबाइल को मेरे बोल रही हूँ यार, मेरे मोबाइल को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो उसके दोस्त ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेम द रेड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेयर नेहा's elder brother कैन फाइल द कंप्लेंट। अब आपको ये बताना है कि कौन सी रेड्रेसल एजेंसी है जहां पर नेहा का भाई कंप्लेन कर सकता है, एंड क्या वो कंप्लेन कर भी सकता है, नहीं, कैन ही कंप्लेन, ठीक है, कैन ही कंप्लेन, इफ यस तो कहां, इफ नॉट तो व्हाई, ठीक है, इफ यस तो वेयर, एंड इफ नॉट सो व्हाई, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो क्या वो कंप्लेन कर सकता है, अगर हाँ तो कहां, अगर नहीं तो क्यों, और आपको फिर रेड्रेसल एजेंसी का नाम भी बताना है जहां पर वो फिर कंप्लेन कर सकता है, अगर वो कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो क्यों, आपको इस चीज का आंसर बताना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने कमेंट बॉक्स छोड़ दिया आपके लिए, इसका आंसर मेरे को बताना, नहीं बताया फिर देख लेना यार, वरना फिर मैं नाराज हो जाऊंगी यार। सोच लो, फिर साथ नहीं दूंगी आपको, फिर पढ़ाऊंगी नहीं यार एग्जाम टाइम पे, सोच लो, ठीक है। तो इसका आंसर बता देना। अब देखो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2023 में भी पूछा गया है, सीबीएसई 2023 6621 इस सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है रजनीश परचेज्ड 500 मिलीलीटर बॉटल ऑफ फ्रूट जूस फॉर 60 इन अहमदाबाद फ्रॉम अ लोकल स्टोर। तो रजनीश ने एक 500 मिलीलीटर की बोतल खरीदी फ्रूट जूस की 60 रुपए की अहमदाबाद से एक लोकल स्टोर से, ठीक है। While consuming it, he found an insect floating in it. जब उसने वो जूस पिया तो उसे देखा कि एक इंसेक्ट उस पे तैर रहा है, ठीक है, एक इंसेक्ट उस पे तैर रहा है। He sent a legal notice to the company immediately. उसने तुरंत लीगल नोटिस भेजा कंपनी को और उसे डिसाइड किया कि वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी को क्या करेगा, अप्रोच करेगा 2 लाख की रिलीफ के लिए। इज इट क्लियर? अब आपको ये बताना है कौन सा कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी रजनीश को अप्रोच करना चाहिए। 3 टायर मशीनरी जो हमने पढ़ी हुई है, जिसमें कौन कौन सी मशीनरी थी, सबसे पहली थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन। अब उन तीनों में से उसको कहाँ अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर रजनीश सेटिस्फाई नहीं होता उस एजेंसी, उस कमीशन के ऑर्डर से, तो वो कहां पर अपील कर सकता है और कितने दिनों के अंदर, है ना। इस चीज को मैंने हमेशा बोला है, नंबर्स पे फोकस करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां से आता है और ये देखो आया हुआ है और काफी हाई चांसेस है कि फिर से पूछा जाए, ठीक है। फिर अब आपको नेम स्टेट एनी 2 रिलीफ्स दैट कैन बी ग्रांटेड टू रजनीश इन द अबव केस। अब कौन से वो 2 रिलीफ्स होते हैं जो रजनीश को दिए जा सकते हैं इस केस में, आपको वो भी बताना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले वो कहां पर अप्रोच कर सकता है, वो अप्रोच करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, बिकॉज हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना कि उसकी क्या वैल्यू, अगर 1 करोड़ है उससे कम है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाओ। अगर कोई व्यक्ति, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर रजनीश सेटिस्फाई नहीं होता डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से तो उसको कहां जाना है और कितने दिनों के अंदर जाना है। तो अगर मान लीजिए रजनीश सेटिस्फाई नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर स्टेट कमीशन होती है, तो उसको स्टेट कमीशन के पास जाना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। अगर वो 46 डे पे जाता है सो स्टेट कमीशन वाले उसको बाहर से ही भगा सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या है, अगर रजनीश सेटिस्फाई नहीं होता डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से, सो ही कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन विद इन 45 डेज फ्रॉम सच ऑर्डर। तो 45 डेज के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। अब कौन से रिलीफ्स रजनीश के पास हैं कि वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट को न्यू वन के साथ रिप्लेस कर सकता है। तो जितनी भी हमने रिलीफ्स वगैरह पढ़ी हुई ना, उसमें से कोई भी 2 रिलीफ उठा के लिख दो, फिर रिफंड करवा सकता है, ठीक है। तो कोई भी 2 रिलीफ आप उठा के देख सकते हो जो यहाँ पर आपको सुटेबल फील हो रही है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, ऑलराइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा केस स्टडी वाला एमसीक्यू है और ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लाइका लिमिटेड लॉन्च इट्स न्यू नाइका, अच्छा लाइका, देखो नाइका की कॉपी कर ली। सो लाइका लिमिटेड लॉन्च इट्स न्यू रेंज ऑफ हर्बल शैम्पूज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो लाइका लिमिटेड ने एक नई रेंज लॉन्च की अपने हर्बल शैम्पूज की ईयर के ही शुरुआत में, ठीक है, साल के शुरुआत में। लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, एज पर लीगल फ्रेमवर्क, लाइका लिमिटेड प्रोवाइडेड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, द वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्सेट्रा on the package and label of the herbal shampoo. The consumer right highlighted above is. अब क्या हुआ, लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लाइका लिमिटेड ने बकायदा सारी जानकारी प्रोवाइड की, ठीक है, कि क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या वेट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, क्या एमआरपी है ना, ये सारी चीजें उसे पैकेजिंग लेबलिंग पे बकायदा प्रोवाइड की। तो अब आपसे ये पूछा गया है कौन सा कंज्यूमर राइट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो राइट टू चूज यहाँ पर चूज करने की तो बात आ नहीं रही है ना। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कुछ अवेयरनेस, कुछ एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो भाई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हाँ मुझे लग रहा है, ठीक है। राइट टू सेफ्टी वाली बात भी नहीं आ रही, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा सी, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। यार फिर से गुदगा दी हो गई, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा सी, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ऑलराइट, चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
Payal was working in a MNC, in a multinational company. Her father gifted her a smartphone worth rupees 40,500 on her birthday. वाह यार, पायल MNC कंपनी में काम करती थी, खुद काम करती थी, लेकिन फिर भी उसके पापा ने गिफ्ट किया। यार मेरे पापा तो कभी गिफ्ट ना करें मुझे, है ना। मेरे पापा बोलते हैं फालतू के खर्चे नहीं करने, है ना। बट सही भी है यार, सबका अलग अलग माइंडसेट है, अच्छा है यार, ठीक है। तो पायल MNC कंपनी में काम करती थी, उसके पापा ने एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया 40,500 का उसकी बर्थडे पे। द मोबाइल फोन वाज परचेज्ड बाय हर फादर फ्रॉम हिज फ्रेंड शॉप। जो मोबाइल जिसके पापा ने गिफ्ट किया था वो उसके पापा के ही किसी फ्रेंड के दुकान से वो खरीद के लेके आए थे। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद जो मोबाइल फोन था वो काफी दिक्कतें देने लगा। इट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। पायल ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द मैन्युफैक्चरर मैनी टाइम्स। पायल ने बहुत बार कोशिश की कि वो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करे, बट वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे आगे से, ठीक है। अल्टीमेटली पायल डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, पायल बहुत परेशान हो गई। फिर फाइनली पायल ने डिसाइड किया कि अब तो मैं केस करूंगी इनके खिलाफ। फिर क्या हुआ जी, सो द अप्रोप्रिएट ग्रीवियंस रेड्रेसल मशीनरी वेयर पायल कैन अप्रोच, वेयर पायल कैन फाइल अ कंप्लेंट इज। अब वो कौन सी जगह है जहां पर पायल केस को दर्ज कर सकती है, वो कौन सी होगी। तो बच्चों हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि वो ऐसी कमीशन डैश, वो ऐसी कमीशन होती है जहां पर गुड्स की वैल्यू अगर 1 करोड़ या उससे कम है, तो बताओ कहां पर जाते हैं, बताओ, बता ही दोगे ना। उसकी मोबाइल की कीमत कितनी थी, उसकी मोबाइल की कीमत तो 40,500 थी, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा ए, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर आपके सामान की वैल्यू 1 करोड़ या उससे कम है, 1 करोड़ और लेस देन दैट, ठीक है। चलिए जी, 1 करोड़ और लेस देन दैट, ठीक है। ऑल राइट, परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मतलब ये क्वेश्चन रीसेंट टाइम्स में ही पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नियति इज वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल इन मानसरोवर गार्डन। तो नियति एक टीचर की पोजीशन पे काम करती है, ठीक है, मानसरोवर गार्डन में। She always tells the children at the school not to pollute the environment and not to throw wrappers of chips and chocolates here and there. तो हमेशा अपने स्कूल के बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को समझाती है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। आप जो भी चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट्स वगैरह जो भी खाते हो, उसका जो रैपर है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, आपको डस्टबिन में जाके ही फेंकना चाहिए, ठीक है। So she always carries a bag with her to collect the wrappers and throw them in the dustbin. वो हमेशा एक बैग कैरी करती है अपने साथ रैपर्स को कलेक्ट करने के लिए और उनको डस्टबिन में फेंकने के लिए, ठीक है। बाय डूइंग दिस, अब ये करके वो कौन सी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें ये देख के साफ पता चल गया। अक्सर बच्चों उसको लाइटली ले लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ो ना यार, देख लेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारी, हम अपने मन से बना के आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप मन से बना के आ सकते हो, सही मन से बना के आ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पढ़ना वो भी है। ऐसा नहीं कि 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ के चले गए, बाकी तो अपन भगवान भरोसे, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। चैप्टर पूरा पढ़ के जाना है। सीबीएसई वालों का कोई भरोसा नहीं है, वो जमाना अब जा चुका है कि वो गिने चुने चुनिंदा टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब सीबीएसई वाले कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करवाती हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़नी है, उसको ब्रो हल्के में नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्शंस को, ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है रीडिंग लेबल्स केयरफुली। तो क्या वो लेबल्स को केयरफुली यहाँ पर पढ़ रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं की जा रही, तो ये वाला हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही बन गया जी। फिर क्या है, फिर है असर्टिंग टू गेट अ फेयर डील। क्या वो फेयर डील लेने की कोशिश कर रही है, नहीं जी, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो हमारा ये भी गलत बन गया। फिर रेस्पेक्टिंग द एनवायरमेंट, क्या वो यहाँ पर एनवायरमेंट को रेस्पेक्ट कर रही है, हाँ इधर कर रही है यार, ठीक है। फिर बीइंग ऑनेस्ट इन द डीलिंग, नहीं ऐसी भी कुछ डीलिंग वो कर ही नहीं रही, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी, दैट इज रेस्पेक्टिंग द एनवायरमेंट। इज इट क्लियर गाइस, समझ आया, समझ आया। तो काफी सिंपल सा बेसिक्स था, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। आप डरना मत कि भाई इतना बड़ा केस स्टडी वाला क्वेश्चन एमसीक्यू है, देख के टाइम जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कंज्यूमर प्रोडक्शन वाले चैप्टर से भी बड़े बड़े केस स्टडी वाले एमसीक्यू आते हैं, तो छोटा चैप्टर है, कम वेटेज वाला चैप्टर, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको हल्के में ले लोगे। इज इट क्लियर गाइस, चलिए जी, ऑल राइट।
ऑल राइट, तो फाइनली हमारी ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला की जो चैप्टर की जो वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो है, यहाँ पर समाप्त होती है। और इसी के साथ साथ ये जो हमारी पूरी सीरीज है वो भी समाप्त होती है। तो बच्चों में फिर से एक बार आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपका अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, अगर आपका कोई भी चैप्टर बचा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है, समझना है, और आप हमारे प्रारंभ बैच के बच्चे हैं या निर्भय बैच के बच्चे हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स में जाके देख लो, लेकिन दिमाग में डाउट मत रखो। अगर आप हमारी किसी भी बैच के बच्चे नहीं हो तो हमारी वन शॉट की वीडियोस भी बाकायदा डली हुई हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है, ठीक है, उसको जाके देख लो, सब कुछ कवर करवाया हुआ है, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स के साथ हमने सब कुछ वहां पर कवर करवाया हुआ है। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीटेड नहीं है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे ही डिमांड नहीं है, मैं बिजनेस स्टडीज की बात कर रही हूँ, तो बेटा क्वेश्चन आपसे कैसे बनेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, उसको कंप्लीट करो, उस पर कमांड करो, उसको रिवाइज करो। अगर वो अच्छे से बनता है फिर क्वेश्चंस करो। ठीक है, क्वेश्चंस करते वक्त आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताओ। और क्वेश्चन करते वक्त अगर आप किसी टॉपिक पे अटक रहे हो तो देखो मैं किस टॉपिक पे अटक रहा हूं, उस टॉपिक को नोट डाउन कर लो, और जब वो आपकी वीडियो खत्म हो जाए तो उसी टॉपिक को जाके रिवाइज करो। आप अपनी बुक से भी कर सकते हो, वन शॉट के जरिए भी कर सकते हो, वर्ड एक्सप्रेस के जरिए भी कर सकते हो, बैच का एक्सेस भी आपके पास हो गई, अगर आप बैच के स्टूडेंट थे उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो, उसके जरिए भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन दिमाग में डाउट मत रखो, अब रख सकते हो, अब क्लियर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम वाले दिन अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट रहा, ठीक है, और आप ऐसे ही चले गए तो और उससे कुछ क्वेश्चन बन के आ गया, तब आपके पास मौका नहीं होगा। अभी आपके पास मौका है, तब जाके आपके पास कोई मौका बेटा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो और ये सीरीज बहुत अच्छी लगी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।